द मोस्ट चीपेस्ट एनबीएफसी स्टॉक आईआईएफएल फाइनेंस के बारे में आज हम बात करेंगे। सो अगर आप एक वैल्यू इन्वेस्टर हो या फिर आप एक ग्रोथ इन्वेस्टर हो, आई बिलीव ये एनालिसिस दोनों के लिए काम आएगा। बिकॉज मार्केट में बहुत कम ऐसे स्टॉक होते हैं जहाँ पे एक इन्वेस्टर को ग्रोथ और वैल्यू दोनों ही चीज़ें प्ले करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। एंड यही सबसे बेस्ट चीज़ लगती है मुझे आईआईएफएल फाइनेंस स्टॉक के बारे में, बिकॉज ये दोनों चीज़ें हमें प्रोवाइड कर रहा है। सो एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। आईएफएल फाइनेंस का अगर हम बिजनेस मॉडल देखें तो काफ़ी वेल डाइवर्सिफाइड एनबीएफसी है ये। लाइक जैसे हमने पूना वाला फिनकॉप का एनालिसिस किया था। सो बहुत डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स में डील करती थी पूना वाला फिनकॉप, काफ़ी डाइवर्सिफाइड बिजनेस था उनका। सिमिलरली आईएफएल फाइनेंस को भी जब हम देखते हैं तो उनका प्रोडक्ट सेगमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है। एंड जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है अगर आप एक लेंडर हैं। बिकॉज अगर आप एक लेंडर हैं एंड एक ही ज्योग्राफी में एक ही टाइप ऑफ कस्टमर को एक ही टाइप ऑफ प्रोडक्ट आप लोन में दे रहे हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो जाता है। क्योंकि कल को इकॉनमी में एक छोटा सा हिंट डेंट भी होता है तो आपके पूरे लोन पोर्टफोलियो को बहुत बड़ा हिट दे सकता है वो। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये जो डाइवर्सिफिकेशन है आईएफएल फाइनेंस का वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है इनके फेवर में। स्पेसिफिकली अगर हम प्रोडक्ट सेगमेंट की बात करें तो आईएफएल फाइनेंस के दो सबसे मेन प्रोडक्ट हैं। एक है उनका होम लोन एंड दूसरा है उनका गोल्ड लोन। ये दोनों प्रोडक्ट जो हैं ये 65% है उनके टोटल लोन पोर्टफोलियो का। सो इसके अलावा उनका माइक्रो फाइनेंस में भी है, बिकॉज माइक्रो फाइनेंस से उनके मार्जिन जो है वो इम्प्रूव हो जाते हैं, हायर मार्जिन मिलता है इनके पूरे लोन बुक को। क्योंकि होम लोन और गोल्ड लोन दोनों ही सिक्योर लोन में आते हैं तो यहाँ पे आप ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज नहीं कर सकते। वैसे आईआईएफएल का गोल्ड लोन जो है उसमें इंटरेस्ट रेट वो काफ़ी ज़्यादा चार्ज करते हैं, 17-18% के आसपास वो इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं अपने गोल्ड लोन में। सो प्रोबेबली ये हो सकता है कि उनके जो कस्टमर्स हैं वो टियर 3 टियर 4 सिटीज़ में हो या फिर जो लो इनकम ग्रुप से आते हैं, उस तरीके के कस्टमर इनके हो सकते हैं गोल्ड लोन वाले सेगमेंट में। बिकॉज तभी पॉसिबल है कि आप इतने ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करो गोल्ड लोन जैसे सिक्योर्ड लोन में भी। देन डिजिटल लोन भी करता है आईएफएल फाइनेंस। तो डिजिटल लोन बहुत छोटा पार्ट है इनका, उसमें मेनली ये पर्सनल लोन देते हैं कस्टमर्स को। एंड इसके अलावा लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। सो ये 4-5 तरीके के इनके प्रोडक्ट सेगमेंट है। मेन है इनका होम लोन, डिजिटल लोन और माइक्रो फाइनेंस। अब अगर हम ग्रोथ अपॉर्चुनिटी की बात करें कि प्रोडक्ट तो इनके पास हैं, बट इन प्रोडक्ट के साथ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी अवेलेबल है आईएफएल फाइनेंस के पास में। सो सबसे पहले होम लोन की अगर हम बात करें तो होम लोन में आईएफएल फाइनेंस जो है वो अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर है। तो अफोर्डेबल हाउसिंग में जो 5 लाख से लेकर के 25 लाख तक के जो लोन होते हैं, स्मॉल टिकट साइज लोन बेसिकली, वो आईएफएल लोन प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर्स को। तो इनका जो डायरेक्ट कंपटीशन है वो बड़े बैंक्स के साथ में नहीं है, या फिर बड़ी एनबीएफसीज हैं जैसे कि बजाज फाइनेंस हो या चोलामंडलम फाइनेंस हो। इस इन तरीके की बड़ी एनबीएफसी या बड़े बैंक्स के साथ में इनका डायरेक्ट कंपटीशन नहीं है, बिकॉज ये अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट के अंदर है। सो इनका जो डायरेक्ट कंपटीशन है वो है अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के साथ में, जैसे होम फर्स्ट फाइनेंस है या आवास फाइनेंशियर है। अगर हम बैंकिंग की बात करें तो जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स होते हैं उनके साथ में इनका डायरेक्ट कंपटीशन है अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर। बट कंपटीशन तो है, लेकिन अगर हम मार्केट साइज देखते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट का, तो बहुत बड़ा मार्केट साइज है। 24 लाख करोड़ का टोटल मार्केट है इस टाइम पे अफोर्डेबल हाउसिंग की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो। और इस 24 लाख करोड़ के मार्केट में आईएफएल का सिर्फ 1% का मार्केट शेयर है। सो हम अज्यूम कर सकते हैं कि कितना कितना बड़ा मार्केट है, बट करेंटली आईएफएल के पास बहुत ही छोटा मार्केट शेयर है। तो यहाँ से अगर ये अपने मार्केट शेयर को इंक्रीज करके 10% तक भी लेके जाते हैं तो सिर्फ होम लोन की जो बुक है आईएफएल की वो यहाँ से 10 टाइम ग्रो कर जाएगी। सो और वो बहुत ही इजीली पॉसिबल है, बिकॉज वी ऑल नो कि कितना ज़्यादा अंडर पेनेट्रेशन है इंडिया में होम लोन को लेकर के। और वो डे बाय डे, ईयर बाय ईयर हम देख रहे हैं कितनी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। आईएफएल का होम लोन बुक भी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। सो इनके लिए ये करना बहुत ईजिली पॉसिबल है। सेकेंडली, अगर हम गोल्ड लोन की बात करें जो कि इनका दूसरा मेन प्रोडक्ट है, सो गोल्ड लोन का जो मार्केट है इस टाइम पे वो 5.7 लाख करोड़ के आसपास है। एंड एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक यानी कि FY 24 के क्लोजिंग तक ये जो मार्केट है वो 6.2 लाख करोड़ तक बढ़ जाएगी। और इसके अंदर आईएफएल का अभी जो मार्केट शेयर है वो 5% से भी कम है, 4.5% के आसपास इनका टोटल मार्केट शेयर है अभी।
और यहाँ पे इनके पास दो तरीके की अपॉर्चुनिटी है ग्रो करने की। पहला तो ऑब्वियसली क्योंकि 5% का मार्केट शेयर है, तो जैसे जैसे इनका मार्केट शेयर इंक्रीज होगा, 10% होगा, 15% होगा, तो एक तो वो नेचुरल ग्रोथ होगी, ऑर्गेनिक ग्रोथ जिसे हम कहते हैं। दूसरा, गोल्ड लोन में इंडिया में 65% मार्केट जो है वो अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स के पास है। यानी कि जो भी 5.7 लाख करोड़ का टोटल मार्केट साइज है गोल्ड लोन का, उसमें 65% जो मार्केट शेयर है वो अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स जो होते हैं, लोकल प्लेयर्स होते हैं, उनके पास में है। और 35% सिर्फ ऑर्गेनाइज प्लेयर्स के पास में है। सो ऑब्वियसली जैसे जैसे ये ट्रेंड चल रहा है कि अनऑर्गेनाइज प्लेयर से मार्केट शेयर शिफ्ट होकर के ऑर्गेनाइज प्लेयर्स के पास में आ रहा है, तो वहाँ पे एक और बेनिफिट, एडिशनल बेनिफिट होगा आईएफएल फाइनेंस को। बिकॉज अनऑर्गेनाइज जो प्लेयर्स हैं, लोकल प्लेयर्स हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, वो अपने ब्रांचेस को इतनी तेज़ी से स्केल नहीं कर सकते। उनकी जो रिस्क असेसमेंट है लोन देने के टाइम पे, जब आप कस्टमर का क्रेडिट बिहेवियर देखते हैं, उनका उनका पास्ट का क्रेडिट ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं, वो सारी फैसिलिटी नहीं है, वो सारा वो कैपेबिलिटी नहीं है उनके पास, तो ऑब्वियसली नेचुरली वो मार्केट शेयर वहाँ से लूज़ करते जाएंगे। एंड वहाँ से एक एडिशनल मार्केट शेयर आईएफएल फाइनेंस के पास या फिर जितने भी ऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं उनके पास वो आता जाएगा। सो ये ड्यूअल बेनिफिट है आईएफएल फाइनेंस के पास गोल्ड लोन वाले बुक के अंदर। और इसके अलावा माइक्रो फाइनेंस की अगर हम बात करें, तो हमने पास्ट में भी डिस्कस किया है कि माइक्रो फाइनेंस में ग्रोथ अभी जस्ट स्टार्ट हुई है इंडिया में। पूरा सेक्टर 30-35% पे ग्रो कर रहा है और एक्सपेक्टेड है कि आने वाले कुछ सालों तक ये ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी। बिकॉज इंडिया में अभी भी बहुत बड़ा पॉपुलेशन है जिनके पास लोन की फैसिलिटी नहीं है, क्रेडिट की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, बैंक्स हर जगह अवेलेबल नहीं है, एटीएम हर जगह नहीं चल रहे, तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है अभी भी इंडिया में जिनको लोन चाहिए, क्रेडिट चाहिए। तो वहाँ पे जैसे आईएफएल जैसे एनबीएफसीज हैं, उनके पास एक ऑलरेडी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी जब हम देखते हैं इनके प्रोडक्ट की, तो हमें समझ आता है कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आईएफएल फाइनेंस के पास हर एक प्रोडक्ट सेगमेंट में बहुत बड़ी है, चाहे वो होम लोन हो, चाहे वो गोल्ड लोन हो या माइक्रो फाइनेंस हो। सो अब अगर हम इनका करंट परफॉर्मेंस देखें, क्योंकि अपॉर्चुनिटी तो ठीक है, बट करंट परफॉर्मेंस से हमें आइडिया लगेगा कि क्या ये उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं, क्या ये बिजनेस इतना कैपेबल है कि अपनी परफॉर्मेंस से ये जो अपॉर्चुनिटी है उनके सामने उसको वो ग्रैब कर सकते हैं। सो अगर हम इनका Q2 का रिजल्ट देखते हैं आईएफएल का, तो लोन बुक जो है आईएफएल की वो 32% से ग्रो हुई है ऑन अ वाई बेसिस। एंड इनका जो मार्जिन्स एक्चुअली आईएफएल अपने डिक्लेयर नहीं करती है, सो इनका पोर्टफोलियो यील्ड अगर हम देखेंगे तो उससे हमें आइडिया लग जाएगा। पोर्टफोलियो यील्ड बेसिकली होता है कि आपके जितने भी लोन हैं, आप होम लोन दे रहे हैं, गोल्ड लोन दे रहे हैं, माइक्रो फाइनेंस लोन दे रहे हैं, डिजिटल लोन दे रहे हैं, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी दे रहे हैं, सो ये सारे पोर्टफोलियो को इंक्लूड करके आपका टोटल यील्ड कितना है, यानी कि टोटल आप कितना इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहे हो कस्टमर को। तो जो यील्ड है इनका वो इस क्वार्टर में इंक्रीज हुआ है, 17% इनका टोटल यील्ड है, 0.4% से ये इस क्वार्टर में इंक्रीज हुआ है कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर। सो इसका मतलब है कि जो टोटल ये कस्टमर से इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहे हैं वो 17% चार्ज कर रहे हैं। इससे हम एक और आइडिया लगा सकते हैं कि क्योंकि ये 17% चार्ज कर रहे हैं अपने कस्टमर को इंटरेस्ट रेट, सो ऑब्वियसली ये जो कस्टमर है ये टॉप कैटेगरी में तो नहीं आते हैं, यानी कि एचएनआईज नहीं है, अपर मिडिल क्लास से भी नहीं आते हैं। सो मोस्ट प्रोबेबली ये जो कस्टमर सेगमेंट है वो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास एंड जो लोअर इनकम ग्रुप वाले कस्टमर हैं वो इनकी कैटेगरी है। बिकॉज टोटली ये लोअर इनकम ग्रुप वाले कस्टमर्स भी नहीं है, क्योंकि फिर इनकी यील्ड जो है वो जैसे हम यूजुअली माइक्रो फाइनेंस कंपनीज में देखते हैं 24% 25% की यील्ड होती है, जहाँ पे वो अपने कस्टमर्स को 24-25% इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। सो अगर टोटली लो इनकम ग्रुप वाले कस्टमर्स होते तो इनकी यील्ड 24-25% तक होती। सो यहाँ से हम आइडिया लगा सकते हैं कि थोड़ा सा इन्होंने मिक्स रखा है अपने कस्टमर सेगमेंट को, मिडिल क्लास भी है, लोअर मिडिल क्लास भी है एंड लोअर इनकम ग्रुप वाले कस्टमर्स भी है। तो यील्ड जो है इनकी वो इंक्रीज हुई है, अच्छी बात है। इससे ये शो होता है कि अपने कस्टमर्स को ईजिली इंटरेस्ट रेट पास ऑन कर पा रही है ये एनबीएफसी। एंड नेट प्रॉफिट जो है आईएफएल का वो 32% से ग्रो हुआ है। सो इस ओवरऑल रिजल्ट को अगर हम देखें तो उससे हमें ये आइडिया लगता है कि ग्रोथ है बिजनेस में, अपने लोन बुक को अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, यील्ड यानी कि रेट बहुत इजीली पास ऑन कर पा रहे हैं अपने कस्टमर्स को, और नेट प्रॉफिट में 32% की ग्रोथ भी हमें शो कर रही है कि बिजनेस में प्रॉफिट बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है। अब हम आते हैं अपने वैल्यू वाले पार्ट पे, बिकॉज यहाँ से हमें ये पता चल गया कि बिजनेस में ग्रोथ है, तो ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस बहुत अच्छा कर रहा है। वैल्यू क्यों, ये स्टॉक वैल्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है। तो अगर उस पर बात करें तो जितनी भी फाइनेंस कंपनीज होती है उनको वैल्यू करने के लिए हम प्राइस टू बुक देखते हैं, बिकॉज
पीई रेशियो जो होता है वो फाइनेंस कंपनीज में क्लियर पिक्चर हमें दिखाता नहीं है। तो प्राइस टू बुक अगर हम देखें आईएफएल फाइनेंस का, तो ये अभी करंटली 2.2 के आसपास है। 2.2 इनका प्राइस टू बुक है अभी करंटली। इसमें अगर हम कुछ इंडस्ट्री के प्लेयर्स देखें कि उनका वैल्यूएशन अभी करंटली कैसा है, सो फॉर एग्जांपल जैसे बजाज फाइनेंस जो कि इंडिया की लार्जेस्ट एनबीएफसी है, उसका प्राइस टू बुक इस टाइम पे 8 के आसपास है। अगर हम मिड कैप एनबीएफसीज में चोलामंडलम फाइनेंस का देखें तो उनका प्राइस टू बुक जो है वो 5 के ऊपर है। पूना वाला फिनकॉर्प का अगर हम प्राइस टू बुक देखें तो वो 4.3 के आसपास है। यानी कि मोस्ट ऑफ द एनबीएफसीज का हम अगर प्राइस टू बुक देखें तो वो अभी करेंटली 4 या उससे ज़्यादा ही है, 4, 5, 8 के आसपास है। ऐसे में आईआईएफएल फाइनेंस का अगर हम प्राइस टू बुक देखते हैं तो वो 2.2 है। यानी कि आईआईएफएल फाइनेंस और उनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उन दोनों के बीच में वैल्यूएशन का जो डिफरेंस है वो डबल से भी ज़्यादा है। आईआईएफएल फाइनेंस का वैल्यूएशन 100% कम है कंपेयर टू देयर कॉम्पिटिटर्स। बट क्या इनकी परफॉर्मेंस में इतना बड़ा गैप है? तो जैसे हमने आईआईएफएल फाइनेंस का ओवरऑल एनालिसिस देखा तो हर एक पैरामीटर पे ये बिजनेस जो है, ये एनबीएफसी जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लोन बुक अच्छे से ग्रो हो रही है, यील्ड बहुत अच्छे से बढ़ रहे हैं इनके, नेट प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी अच्छा है। हर एक सेगमेंट, हर एक प्रोडक्ट में ये कंपनी जो है वो बहुत अच्छा कर रही है। इनफैक्ट अगर एसेट क्वालिटी भी देखें तो 1.84% का इनका जीएनपीए है और 1% का एनपीए है, और ये लगातार कम हो रहा है। यानी कि एसेट क्वालिटी वाले पैरामीटर पे भी ये एनबीएफसी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। सो परफॉर्मेंस वाइज ये कंपनी बहुत अच्छा है। आउटलुक हमने हर एक प्रोडक्ट का देखा कि कितनी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है इसके पास में। बट स्टिल वैल्यूएशन अगर हम देखें तो वो 100% का डिफरेंस है आईएफएल और उनके कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में। सो इस तरीके के जब पैरामीटर्स होते हैं, इस तरीके का जब सिनेरियो होता है, तो ऐसे स्टॉक बनते हैं एक अपॉर्चुनिटी ऑफ री रेटिंग। ऐसे स्टॉक को ऐसे स्टॉक्स में ही हमें री रेटिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है, बिकॉज परफॉर्मेंस अच्छा है, आउटलुक भी अच्छा है। पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखोगे लास्ट 1-1.5 साल का, तो आईएफएल फाइनेंस ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है बिजनेस की अगर हम बात करें स्पेशली तो। और बट स्टिल मार्केट से अभी वो वैल्यूएशन नहीं मिल रहा जो इनके कॉम्पिटिटर्स को मिल रहा है। सो यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है वैल्यू और ग्रोथ दोनों इन्वेस्टर्स के लिए। अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि हम बाय करें या सेल करें, बट इस तरीके के बिजनेस में अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। सो एज ए इन्वेस्टर हमें इन्हें स्टडी जरूर करना चाहिए, इन्हें ट्रैक जरूर करना चाहिए। देन अगर आपको समझ में आए कि बिजनेस आपके बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल अगर आपको लगे, ग्रोथ अगर आपको समझ में आए, तो ऑब्वियसली आप एक डिसीजन ले सकते हैं। बट एक बहुत अच्छा एक स्ट्रॉन्ग प्रॉस्पेक्ट है यहाँ से। अगर हम मैनेजमेंट गाइडेंस की भी बात करें तो जो अभी लास्ट कॉन कॉल हुआ था उसमें आईएफएल की मैनेजमेंट का कहना है कि 25% की ग्रोथ जो है वो ये टारगेट कर रहे हैं अगले 2 साल के लिए। यानी कि FY24 और FY25 तक, इन दोनों सालों में 25% की ग्रोथ की टारगेट है इस कंपनी की। एंड इनका नेट प्रॉफिट भी सेम रेट से ग्रो करने का टारगेट है। जो अभी लास्ट ईयर गया है FY23, उसमें 1600 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट था पूरे साल का। अब इनका टारगेट है कि बाय एंड ऑफ FY25, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2025 के एंड में 2500 करोड़ तक का इनका टोटल नेट प्रॉफिट करने का टारगेट है। सो अगेन वही 25% की ग्रोथ नेट प्रॉफिट में भी आ जाती है। तो ये एक ऐसा बिजनेस है जो करेंटली 30% पे ग्रो कर रहा है। टारगेट है इसका 25% पे ग्रो करने का अगले 2 सालों में। बट स्टिल अगर हम वैल्यूएशन वाइज देखें तो अपने कॉम्पिटिटर्स के 100% डिस्काउंट पे अवेलेबल है कंपेयर टू देयर कॉम्पिटिटर्स। दोनों में डबल का डिफरेंस है दोनों की वैल्यूएशन में। सो ये ओवरऑल एनालिसिस था आईएफएल स्टॉक के ऊपर। प्लीज़ डू लेट मी नो इन केस अगर आपको कोई भी डाउट हो इस बिजनेस या स्टॉक को लेकर के। थैंक यू वेरी मच।